नमस्कार 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 दोस्तों। हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पे मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल सर्किट दे बार्सिलोना शतरंज टूर्नामेंट का समापन हुआ और बेहद ही रोमांचक तरीके से भारत के एसपी सेतुरमन, ग्रैंड मास्टर एसपी सेतुरमन ने ये खिताब जीत लिया। वो टूर्नामेंट के टॉप सीड थे, लगातार पहले 3 मैच जीते, 3 ड्रॉ रहे और उसके बाद अंतिम 3 मुकाबले जीतते हुए उन्होंने खिताब जीत लिया। अंतिम राउंड में उन्होंने आर्मेनिया के हकोबियन अरम को हराया, जो कि ऑलमोस्ट पूरे समय टूर्नामेंट में लीड कर रहे थे और खिताब के बड़े दावेदार थे। खैर, आपको इससे पहले कि हम आपको ये गेम बताएं, आपको ये बता दें कि सेतुरमन की हाईएस्ट जो रेटिंग रही है वो 2673 रही है। 3 साल पहले एरोफ्लोट ओपन में वो दूसरे स्थान पर रहे थे। एरोफ्लोट ओपन का ग्रुप एक बहुत ही कड़ा मुकाबला होता है और ऐसा लग रहा था कि सेतुरमन भारत से 2700 टच करने वाले अगले खिलाड़ी बन सकते हैं। लेकिन उसके बाद सेतुरमन का जो प्रदर्शन था वो कभी भी अपने पीक पे नहीं पहुंचा और बहुत सारे टूर्नामेंट उनके मिस होते रहे, बहुत सारे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस उनके जो है अप एंड डाउन होते रहे। तो एक लंबे समय बाद सेतुरमन के खाते में एक जीत आई है। इस जीत से वापस सेतुरमन 2650 के पार पहुंच गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि भारत ने शतरंज में जो एकमात्र ओलंपियाड पदक जीता है, ब्रोंज मेडल जीता है, उसमें जो है सेतुरमन टीम का हिस्सा रहे। तो काफ़ी मजबूत प्लेयर हैं। अगले साल ओलंपियाड है, क्या उसके पहले सेतुरमन अपनी रेटिंग में लगातार बदलाव करते हुए टीम में जगह बना सकते हैं, क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर हैं अधिबन और निहाल, जो कि उनसे आगे चल रहे हैं। खैर, जो भी होगा वो देखेंगे, लेकिन भारतीय शतरंज में जब भी कोई खिलाड़ी जीतेगा तो ये कंपटीशन के लिहाज से बहुत अच्छी बात होगी। खैर, तो देखते हैं सेतुरमन का वो मुकाबला जो उन्होंने जीता। और ये मुकाबला बताता है कि आप कोई भी बड़ा टूर्नामेंट या कोई भी बड़ा खिताब बिना रिस्क लिए नहीं जीत सकते। कोई भी बड़ा मुकाबले में आपको रिस्क तो कभी कभी उठाना होता है और रिस्क से ही जो है वो गेम आप हासिल करते हैं कई बार। तो देखिए क्या हुआ। यहाँ पर D4 से शुरुआत हुई। सेतुरमन सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे, काले मोहरों से यहाँ पर खेल रहे थे हकोबेन। ओके, नाइट F6, C4, E6, नाउ G3। तो ओपन कैटलन खेला यहाँ पर सेतुरमन ने। D5, सो बिशप G2, आप C4 का पॉन दे देते हैं, जो कि आप बाद में रिकवर कर लेते हैं, नॉर्मल प्रक्रिया है कैटलन में। बिशप E7, नाइट F3, कासल कासल। फाइनली यहाँ पे D/C4 जो है वो ब्लैक मारता है। तो वाइट खेलता है क्वीन C2, C4 के पॉन पर अटैक है। A6, सो नाउ A4, B5 को स्टॉप किया यहाँ पर। सो बिशप D7। आइडिया जो है बिशप को पहले निकालने का है ये कि ये जो बिशप है ये C6 पे आके बैठ जाएगा और ये नाइट जो है वो D7 से आ जाएगा। ठीक है, सो क्वीन C4, बिशप C6। तो आपने एक प्रकार से C7 का पॉन भी कवर कर लिया। नाउ यहाँ पर बिशप F4 खेलता है वाइट, एक और पीस जो है यहाँ पर निकलता है। नाउ बिशप D6। ओके, अब ये वो मोमेंट है जहाँ पर वाइट मूव खेलता है क्वीन C1। अब क्वीन C1 क्यों? क्योंकि वाइट का जो काम था वो C4 पे हो गया क्वीन का, और अब अगर अपोनेंट एक्सचेंज करेगा तो ये क्वीन जाएगा F4 पे, मतलब किंग साइड की तरफ। ओके, नाइट BD7 यहाँ पर हकोबेन ने जो है अपना डेवलपमेंट कंप्लीट किया। ओके, नाइट C3, नाउ A5। अब A5 जो मूव है ये आपसे जो है B4 का स्क्वायर ले लेता है, लेकिन आपको A5 का स्क्वायर दे देता है। लेकिन आने वाले समय में दरअसल यहाँ पर जो ब्लैक का प्लान रहता है इसमें कि ब्लैक C6 करके ये स्क्वायर कवर कर लेता है और आपका B4 जो है वो आप कभी कवर नहीं कर सकते। तो ठीक है, A5 के बाद ऐसा लगता है कि ब्लैक ने इक्वलिटी हासिल कर ली है। ओके, रुक E1। अब इस पूरे गेम में जो थोड़ा सा खतरा जो ब्लैक को रहने वाला है, जो आप देखेंगे कि आने वाले समय में रहेगा, वो बेसिकली रहेगा कि सेंटर पर जो वाइट के 2 पॉन रहेंगे, ये पॉन कभी ना कभी आगे आएगा, वो जो है वो ब्लैक का जो मूवमेंट है उसको बहुत ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। मतलब मोहरों का जो यहाँ से वहाँ जाना होता है उसको रोकते हैं। ओके, बिशप F3 यहाँ पे मारा हकोबेन ने। बिशप F3, बिशप F3, बिशप F4, क्वीन F4। ये एक मैच खेला गया है इससे पहले। ये खेला गया है मेरे ख्याल से वियतनाम में एक मुकाबला खेला गया है और 2556 के ग्रैंड मास्टर नो गेन, उन्होंने वाइट पीसेस से इसका मुकाबला किया और ब्लैक से 2254 ने उनसे ड्रॉ किया इस लाइन में। ये एक मतलब ऐसे देखें तो टॉप लेवल पे कोई मैच इससे पहले इस पोजीशन पे हुआ नहीं है। अब यहाँ पर हकोबेन करते हैं C6। ओके, ठीक है, वैसे देखें तो ठीक है, अभी ब्लैक का कोई ऐसा स्ट्रक्चरल वीकनेस नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरे नज़र से देखें तो आप देखोगे कि एक तो आपके पास यहाँ पर ये जो बिशप है ये अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो इस नाइट कंपेयर से अगर आप ये 2 नाइट कंपेयर करोगे, ये 2 नाइट बिशप से, तो आपको थोड़ा बेटर नज़र आएंगे वाइट के पीसेस। दूसरा एक और बात, ये क्वीन भी एक्टिवेट है
और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात बोर्ड पे होने वाली वो ये कि जब ये पॉन आगे आएगा तो सेंटर जो है वो वाइट को उसमें जो है ज़्यादा जगह मिलने वाली है। ओके, E4, क्वीन E7 खेला यहाँ पर हाकोबियन ने, एंड नाउ सेतुरमन यहाँ पे खेलते हैं E5। ओके, नाइट D5, उन्होंने देखिए D5, अब यहाँ से देखिए सेतुरमन जो है वो रिस्क लेना शुरू कर रहे हैं, मतलब कि अगर कुछ पाना है तो कुछ तो देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, E5 किया। अब ये E5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है कि जैसे ही आपका नाइट यहाँ से हटता, आपने D5 का स्क्वायर दे दिया बदले में, तो D5 पे तो वो चला गया, लेकिन E5 के आने से आप हमेशा ये समझ लीजिए कि ये F6 का स्क्वायर आपको मिला, और इससे ये है कि जो राजा का डिफेंस है वो कमज़ोर हो जाता है, और आपका क्वीन यहाँ पे है, आपको E4 का एक स्क्वायर जो है मिल गया क्योंकि आपने पॉन आगे बढ़ दिया। तो आने वाले समय में यहाँ पर सेतुरमन के लिए अटैकिंग चांसेस जो है वो बढ़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर सेतुरमन के जो अपोनेंट की नज़र थी, खैर नाइट D5 के बाद क्वीन यहाँ पर D2 आते हैं, नाइट 7 आता है C6। अब आइडिया क्या है कि ये A4 पर प्रेशर डालना है, ये क्वीन जो है ये यहाँ पर आने वाला है B4 पर। अब सेतुरमन इस पोजीशन पे थोड़ा सा रिस्क लेना शुरू करते हैं, वो खेलते हैं नाइट E4। ओके, क्वीन B4। अभी यहाँ पे सिंपल क्वीन इंटू B4 ये मार के खेला जा सकता है और ये इक्वल पोजीशन है, लेकिन सेतुरमन यहाँ पे खेलते हैं क्वीन D3, मतलब A4 वाला पॉन यहाँ पे ऑफर कर देते हैं। अगर आप कंप्यूटर में लगाओगे, इंजन में लगाओगे, तो इंजन बोलेगा ब्लैक बेटर हो गया, लेकिन ऑन द बोर्ड इतना सब कुछ आसान नहीं होता। तो सेतुरमन की अगली चाल आती है नाइट G5, क्वीन H7 पे चेकमेट लगी है, तो अपोनेंट ने किया G6। अब आप देखिए कि G6 करने से क्या हुआ कि ऑलरेडी एक तो ये दो वीकनेस बन गई, और आपका ये जो पॉन आगे आया है ये कभी ना कभी H4 और H5 करके एक टारगेट बन सकता है। ठीक है, तो सेतुरमन को प्ले मिल रहा है, बदले में उन्होंने पॉन दिया है। B3 किया सेतुरमन ने, सो नाउ नाइट AC3, नाउ H4। तो सेतुरमन ने जो उनका आइडिया था उसको कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। नाउ रुक D8 खेला यहाँ पर हाकोबियन ने, ओके, ताकि D4 के पॉन पे भी प्रेशर एक प्रकार से रखने की तैयारी। सेतुरमन खेलते हैं रुक E7। उनका आइडिया है बिशप इंटू D5, मतलब मान लीजिए कि किंग G7 वगैरह खेला जाए तो BD5, इस तरह से वो कुछ चेस जो है अपना आगे खेल सकते हैं, जहाँ पे वाइट को थोड़ा थोड़ा जो है एक कंपनसेशन रहेगा। खैर, मैच में उनके अपोनेंट ने खेला नाइट B5 हाकोबियन ने, सो नाउ रुक A4, क्वीन E7। अब देखने में यहाँ पर एक चीज़ आपको लगेगी कि ठीक है ये रुक A4 पर आ गया है, लेकिन थोड़ा सा डाउट रहेगा आपको कि क्या ये खेल में कैसे काम आएगा। लेकिन इसके पीछे यहाँ पर जो है, एक तो देखिए आपको A5 का पॉन जो है वो मिल जाएगा। अभी BD5 एक्सचेंज हुआ, ED5 हुआ, नाउ रुक इंटू A5। अब ये जो रुक है इसने A5 को कंट्रोल करके रखा था, और क्वीन साइड जो है यहाँ पर जो है अब वाइट को प्लान करना है कि वो अटैक कैसे करने वाला है। लेकिन इसमें एक और चीज़ ये है कि ब्लैक के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी इस पोजीशन में, अगर आप भी बोर्ड पे लगाओगे और देखोगे तो प्लान थोड़ा सा मुश्किल होते हैं कि मतलब आप कैसे कंटिन्यू करोगे, यहाँ पर आप अटैक कैसे करोगे, या किस तरह से आप गेम को कंटिन्यू यहाँ से करना चाहोगे। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया, सबसे पहले किया हाकोबियन ने क्वीन D7, ओके, क्वीन G4 तक आने की तैयारी। किंग G2 किया सेतुरमन ने, H3 का स्क्वायर G4 के स्क्वायर को कवर करना है उनको, क्वीन G4। तो यहाँ पर पहले खेला रुक A4, D4 को कवर करते हुए, और यहाँ पर मान लीजिए कि ये नाइट C7 वगैरह करके खेलते, ये भी एक आइडिया हो सकता था, बट F3, क्वीन F5 जाएंगे तो मार देंगे, तो ये स्ट्रक्चरल तो अच्छा नहीं है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्वीन F5 ना जा करके क्वीन D7, सो F4, नाइट E6, सो रुक A1, और ये जो पोजीशन आती ये वाइट के लिए ही बेटर आ रही थी। तो यहाँ पर काफ़ी सोचने के बाद हाकोबियन ने F6 से ब्रेक देने का सोचा पोजीशन में, ताकि उनकी पोजीशन थोड़ी सी ओपन हो और वाइट का जो कंट्रोल हो रहा है सेंटर पे बहुत ज़्यादा वो थोड़ा जाए। लेकिन राजा उनका कमज़ोर है, ये बिल्कुल क्लियर था शुरुआत से ही, खासतौर पे नाइट G5 जाने के बाद। ओके, पहले F3 किया सेतुरमन ने, सो क्वीन गया वापस D7, और अब F6 एक्सचेंज, रुक F6, और ना रुक E1। अभी आप देखो बोर्ड पर दो ही ओपन फाइल हैं, और दोनों की दोनों वाइट के ही पास ही हैं अभी। ठीक है, एक सेमी ओपन फाइल है जिसपे ब्लैक कंट्रोल करता है, रुक F8 खेल के F3 पे प्रेशर डाला, लेकिन जब तक नाइट G5 पे बैठा है कोई समस्या नहीं है। रुक E5 खेला यहाँ पर सेतुरमन ने, ओके, सो नाउ नाइट D6, और अब यहाँ पर खेलते हैं ये क्वीन E2। ये नाइट D6 की जगह अपोनेंट H6 जरूर खेल सकता था, इस नाइट को थोड़ा पीछे धकेलता और फिर नाइट D6 खेलता, ये थोड़ा बेटर हो सकता था। लेकिन मैच पे उन्होंने किया रुक E5, तो नाइट D6, तो क्वीन E2 आ गया। अभी क्वीन E2 आने से क्या हुआ, आपको एक डायरेक्ट थ्रेट मिल रहा है, रुक E7 पे आ रहा है, तो फोर्स मूव आना पड़ा, रुक नाइट F5 यहाँ पे, एंड नाउ नाइट E6। अभी आपके अटैक हो गया आपके हाथी के ऊपर, तो उन्होंने खेला रुक B8,
तो नाउ सेतुरमन यहाँ पे खेलते हैं F4। अब ये पोजीशन जो थी ये पूरी तरह से वाइट को देखिए फेवर कर रही है कि आप देखिए ये रुक क्या कर रहा है, ये रुक से कंपेयर कीजिए तो वाइट का रुक आपको डेफिनेटली बेटर दिखेगा। आप इस रुक को कंपेयर कीजिए इस रुक से, तो वाइट के दोनों रुक अटैक कर रहे हैं, एक्टिव रुक हैं, ब्लैक के दोनों रुक पेसिव रुक हैं। क्वीन भी पेसिव पोजीशन पर है यहाँ पर ब्लैक का। तो ओवरऑल जो पोजीशन यहाँ पे बन रही थी सेतुरमन का फुल कंट्रोल बोर्ड पर आ चुका था और अब इंतजार था अपोनेंट की तरफ से आखिरी गलती का। किंग H8 खेला यहाँ पर। सो नाउ रुक A7। अभी जो है आइडिया इवन नाइट C5 ला करके B7 मार सकते हैं। क्वीन D6 खेला यहाँ पर हाकोबेन ने। सो नाउ नाइट G5 और यहाँ पर जो है इवन यहाँ पे G4 भी खेला जा सकता था, ये भी अच्छा पोजीशन हो सकता था। खैर नाइट G5। तो फाइनली जो है हाकोबेन ने यहाँ पे किया H6, लेकिन इसके बाद आता है रुक E8 चेक। और आप यहाँ पे पॉज करके सोचिएगा कि आप ब्लैक से जवाब क्या देते हैं। हाकोबेन 2-6-1-2 ने यहाँ पर बड़ा भारी सा ब्लंडर किया, उन्होंने इसको मार दिया जो कि नेचुरल मूव दिखता है, लेकिन यहाँ पे सही जवाब था किंग G7 आ जाना। नाइट E6 चेक, किंग H7, यहाँ पे रुक B8, क्वीन B8 और रुक A1 आता, लेकिन पोजीशन जो है बची हुई है क्योंकि वाइट अभी ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा है कि पोजीशन यहाँ पे खत्म हो जाए ब्लैक की। मैच में रुक E8 मारने के बाद क्या हुआ, क्वीन E8 चेक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि समस्या अलग अलग तरह की है। जैसे कि आप मान लो कि आप सोचो कि यहाँ पे रुक F8 वगैरह खेलने का है तो उस पर भी जो है आपको देखिए नाइट F7 चेक वगैरह आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आप आएंगे रुक, तो यहाँ पे समस्या है, ये नाइट से चेक आएगा, किंग कहीं भी जाएगा और इसके बाद हम ये नाइट से मार लेंगे। अगर आप क्वीन मारोगे तो वो ऑलरेडी सपोर्ट पे था नाइट के, तो पीस जो है वो आप रुक अप हो जाएंगे यहाँ पर वाइट से तुरमन। तो यहाँ पे खेलना पड़ा क्वीन F8। सो नाउ यहाँ पे खेला क्वीन E5। अभी आप नाइट मारोगे तो नाइट मारेंगे तो रुक जो है वो आपका जाना ही जाना है, तो पिन है क्योंकि। सो देन उन्होंने यहाँ पे खेला किंग G8। नाउ नाइट E6, क्वीन को हटना पड़ा E7। नाउ रुक A8 चेक, किंग या H7 और यहाँ पर सेतुरमन ने खेला क्वीन B8 और पीछे से लग गई यहाँ पर मात और यहाँ पर रिजाइन कर दिया हाकोबेन ने। तो अब आप देखिए कि एक इक्वल दिख रहा गेम कैसे आप पलटते हैं, तो रिस्क तो बोर्ड पर आपको लेना पड़ता है। तो ये मैच सेतुरमन ने जीता क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो ये डिसाइड किया क्वीन D3। अब ये रिस्की भी है, आप कह सकते हो अगर सेतुरमन हार जाते तो आप कहते कि ये इन्होंने यहाँ पर क्यों खेला क्वीन D3, यहाँ पर क्वीन एक्सचेंज क्वीन से क्वीन क्यों नहीं किया। लेकिन सेतुरमन ने यहाँ पे पॉन दिया, रिस्क लिया तो उसके बदले में अपोनेंट वीक हुआ और अंत में जाकर के वही उसकी वीकनेस जो है उसकी हार का कारण बनी। तो एक छोटी सी वीकनेस, एक पॉन का आगे बढ़ जाना बड़े खिलाड़ियों के खेल में कभी कभी जीत और हार का कारण बन जाता है। सेतुरमन को ये जीत मुबारक हो। इसके साथ ही वो जो है एक बार फिर से एक बड़ा टूर्नामेंट उन्होंने जीता है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी यूं ही जो है वो और अच्छा शतरंज जो है वो खेलते रहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद।